हेडिंग क्या है सेमाइनल वेसिकल्स। तो सेमाइनल वेसिकल्स किस में आएगा, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी ग्लैंड में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो तो एक्सेसरी ग्लैंड जो है ये कैसे ग्लैंड है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वे सभी ग्लैंड है जो मतलब कि टेस्टिस को हेल्प करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में टेस्टिस को हेल्प करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में या फिर स्पर्म के मैच्योरेशन में, ठीक है, या फिर सीमेन के फॉर्मेशन में ये क्या करते हैं, तो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है तुम्हारे क्या हो गए, एक्सेसरी ग्लैंड हो गए। एक्सेसरी ग्लैंड में कौन कौन से आए थे, सबसे पहले क्या लिखे थे हम लोग, सेमाइनल वेसिकल्स, ये ना, और उसके बाद से क्या था, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके बाद क्या था, काउपर्स ग्लैंड, चौथे नंबर पे क्या था, अच्छा हाँ, बल्बो यूरेथ्रल, है ना। ऐसे था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये सब जो ग्लैंड है ये क्या है, एक्सेसरी है, यानी कि टेस्टिस का जो मेन काम हो गया स्पर्म बनाना, और इसका काम हो गया तो स्पर्म बनने के बाद से सीमेन में, सीमेन के फॉर्मेशन में, सीमेन बनने में हेल्प करना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हेडिंग करोगे, नहीं सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल डायग्राम जो बनाए थे उस डायग्राम में देखोगे सेमाइनल वेसिकल कहाँ बताए हुए हैं, पूरा नहीं बना रहे, हाँ बना दे रहा। तो ये एक पाउच के जैसा हो गया, इसका संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, यह एक ग्रंथि और अंग दोनों की तरह कार्य करेगा। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल जो है ये क्या है, तो एक पाउच जैसा संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो संख्या में 2 होता है, यानी कि एक जोड़ा होता है। ये जुड़ा कहाँ से रहता है, तो ये जो स्पर्म डक्ट है, स्पर्म डक्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो इसका नाम हो गया स्पर्म डक्ट। ठीक है, और यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स क्या हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो सेमाइनल वेसिकल जब यहाँ से स्पर्म डक्ट कनेक्ट हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो एरिया है इसका नाम बदल जाएगा, ये हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये सेमाइनल वेसिकल्स क्या हो गया, तो एक पाउच जैसी संरचना हो गया, एक अंग हो गया जो ग्रंथि की तरह भी कार्य करेगा। ठीक है, अंदर से खोखला होता है, और सेमाइनल वेसिकल जो है अपने अंदर से एक तरल पदार्थ साबित करेगा, जिसे क्या कहेंगे, सेमाइनल फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, ये सेमाइनल फ्लूइड कहलाएगा। और सेमाइनल फ्लूइड क्या करेगा, तो यहां से जो स्पर्म आएगा उस स्पर्म को पोषक तत्व देगा। ठीक है, उसे सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि यहां से जो स्पर्म डक्ट निकलते हैं वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं, इमैच्योर होते हैं। आगे जैसे स्पर्म डक्ट बढ़ते जाते हैं वैसे उसका मैच्योरेशन पूरा होते जाता है। तो कुछ स्पर्म जो है इधर टेस्टिस में मतलब कि मैच्योर होते हैं, कुछ एपिडिडीमिस में होते हैं, और कुछ यहाँ पे आके मैच्योर होते हैं। ठीक है, और इसके बाद से वो बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे स्पर्म जब इकट्ठा होंगे, तो जब तक ये स्पर्म यहाँ पर रहेंगे तब तक उनको भोजन चाहिए। तो वो फूड कहाँ से मिलेगा, तो सेमाइनल फ्लूइड से मिलेगा। ठीक है, तो सेमाइनल फ्लूइड जो है एक ऐसा फ्लूइड हो गया जो सेमाइनल वेसिकल्स के द्वारा रिलीज किया जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे, तो इसे
मतलब कि पोषक तत्व देंगे, न्यूट्रिएंट देंगे। इसमें मेनली कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, तो एमिनो एसिड, फ्रुक्टोज, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन, इस तरह के इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या रहेंगे, तो यहाँ पे मेनली ये रहेगा फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये मेन दो चीज़ है, और भी होते हैं, बस दो ही रहेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। देख लो, तो ये दो केमिकल है सेमाइनल फ्लूइड, है ना। तो सेमाइनल फ्लूइड के अंदर ये दो रहते हैं, फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रुक्टोज क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है, सुक्रोज फ्रुक्टोज जैसे होते हैं ना, तो वैसे एक टाइप हो गया कार्बोहाइड्रेट का। और ये क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट, मतलब कि यूँ कह लो कि एनर्जी का सोर्स होता है ना। ये जो है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, किसके लिए, तो स्पर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सुक्रोज जो फ्रुक्टोज जो है वो क्या हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया स्पर्म के लिए। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये ऐसा केमिकल हो गया जो क्या करेगा, तो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सक्रिय कर देगा, ठीक है। और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सक्रिय होगा, उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, तो इस क्रिया से ये स्पर्म आसानी से आगे की ओर ट्रांसफर कर जाएगा। यानी कि जब ये स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगा तो यूट्रस से होते हुए ना आगे फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो यूट्रस में जाए तो वहाँ पे रुक न जाए, इसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन काम करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस के दीवालों को एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट करेगा तो दीवार क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करने लगेंगे, ठीक है, यानी सिकुड़ने और फैलने लगेंगे, उसमें मूवमेंट होने लगेगा। तो वो यूट्रस के दीवार के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन वजह से क्या होगा, स्पर्म आगे की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनके बारे में ये रहा। आइए डायग्राम में यहाँ दिख रहा है, इसको लिखोगे तो लोग। हाँ, डायग्राम तो पहले के बनाए हो ना, कल बनवाए नहीं थे। हाँ, तो उसी में उसमें ऐड करने वाला क्या है, बस ये एक नया टर्म आया जो ऐड करना है, ठीक है, बाकी ऐड करने वाला नहीं है। तो तुम लोग लिख लो इसको। सेमाइनल वेसिकल शेडिंग किया हो ना, तो लिखना शुरू करो। तब तक इसको बंद कर दें। हाँ, ठीक है। चलो अगला हेडिंग करो, प्रोस्टेट ग्लैंड। इस सब का हिंदी तो हमको भी नहीं पता है, और ना ही मेरे बुक में कहीं हिंदी लिखा है। एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम का है, उसे पढ़ना और इसका हिंदी मतई कर लेना। और उसके लिए ये करना पड़ेगा, थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा हमको, अलग से हिंदी वाला बुक पढ़ेंगे तब जाकर होगा, क्योंकि अभी हिंदी वाला बुक पढ़ते तो हमको समझ में नहीं आता है। मतलब पढ़े तो हिंदी मीडियम से ही, लेकिन दिक्कत हो जा रहा है अब। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, सुनो, प्रोस्टेट ग्लैंड ये यहाँ पे इसको बनाए थे ना, कहाँ गया, इस वाले एरिया में प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगा। ऐसे करके दिखाए थे, ठीक है। यही मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम सामने से है ना, तो इस तरह से दिखेगा। वहीं अगर बगल से देखोगे तो ये पीछे दिखता है। जो ये है क्या कहता है उसको, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड, थोड़ा बड़ा होता है और उसका संख्या 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। देखो तो ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये एक होता है, सिंगल होता है, ठीक है। ये सेमाइनल वेसिकल से 2 होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, सिंगल होता है। और ये
एक बहुत बड़ा ग्रंथि है जो कहाँ रहेगा, तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। इसके पिछले डायग्राम में यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर दिखाए हुए थे इस तरह का करके। तो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका संख्या 1 है, साइज इसका ज़्यादा होता है। और देखो प्रोस्टेट ग्लैंड से भी एक तरल पदार्थ स्रावित होगा, तो उसे क्या कह देंगे, प्रोस्टेटिक फ्लूइड कह देंगे। जैसे कि सेमाइनल वेसिकल से निकला तो सेमाइनल फ्लूइड, वैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड। इसको बोल दिए प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो भी क्या करेगा, तो सीमेन के बनने में हेल्प करेगा। स्पर्म को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है इसका कलर कैसा होता है, तो ये मतलब कि सफेद रंग का होगा, मिल्की कलर का। यानी कि सीमेन का जो मिल्की कलर जो आता है वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड की वजह से आता है, ठीक है। तो मिल्की कलर हो गया। और उसके बाद से इसमें कौन कौन से केमिकल मिलेंगे, तो इसमें जो है जिंक है इसमें रहेगा, ठीक है। सिट्रिक एसिड रहेगा, ठीक है। फाइब्रिनोजेन रहेगा, फाइब्रिनोलाइसिन रहेगा। तो यहाँ पे हो गया जिंक, जिंक फॉस्फेट नहीं, फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फोलिपिड है। जिंक हो गया, फिर फॉस्फोलिपिड हो गया, और उसके बाद से क्या दिया है, सिट्रिक एसिड, है ना, और फाइब्रिनोलाइसिन। देखो और सारे बहुत सारे केमिकल्स इसमें है, लेकिन ये मुख्य रूप से होते हैं जिंक हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, और फाइब्रिनोलाइसिन। ये सब केमिकल है, ठीक है, जो कहाँ रहेगा, प्रोस्टेटिक फ्लूइड में रहेगा। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड मिल्की कलर का हो गया, ठीक है, जिसके वजह से सीमेन का कलर भी मिल्की होता है। और इसमें ये सब केमिकल्स हो गए, ठीक है। ये जिंक क्या करेगा, तो डीएनए को उनके कंडीशन को बनाए रखने में हेल्प करता है। अगर जिंक यहाँ पे ना रहे तो डीएनए टूट सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो डीएनए को उनके कंडीशन को बनाए रखने के लिए ये सब होते हैं, ठीक है। उस तरह से फॉस्फोलिपिड हो गया, लिपिड का टाइप हो गया, ये भी क्या करेगा, तो स्पर्म को फूड देने का, एनर्जी देने का काम करेगा। सिट्रिक एसिड उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है। सिट्रिक एसिड के होने से ये एसिडिक हो जाएगा, एसिड है तो एसिडिक करेगा इसको, ठीक है। और फाइब्रिनोलाइसिन जो है ये ऐसा केमिकल है जो फाइब्रिनोजेन को तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन क्या है, तो वो एक अलग टाइप का केमिकल हो जाएगा, सब्सटेंस हो जाएगा, जो सीमेन को कोगुलेट करने का काम करता है। यानी कि ह्यूमन के बॉडी से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सीमेन जैसे बाहर निकलता है तो कोगुलेट हो जाता है, जैसे ब्लड का थक्का जमता है वैसे थक्का जम जाएगा। किस लिए, तो स्पर्म के विएबिलिटी के लिए, यानी स्पर्म के उम्र जो है मतलब बना रहे, वो स्पर्म जल्दी मरे नहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इफेक्ट से। इसके लिए क्या होता है, तो फाइब्रिनोजेन जो होता है वो उसको क्लॉट कर देता है। तो जब क्लॉट हो जाएगा मेल के बॉडी से बाहर निकल के, तो स्पर्म वहाँ पे मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे। ठीक उसी तरह से ये जो सीमेन जो है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगा तो वहाँ पे भी जा करके क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो क्लॉटिंग को तोड़ने के लिए फाइब्रिनोलाइसिन है, ये फाइब्रिनोलाइसिन क्या कह रहा है, क्लॉटिंग को तोड़ देगा, तब स्पर्म आगे की ओर निकलेंगे। ये चीज़ यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इन सब का अपना एक अलग फंक्शन हो गया। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो गया, तो एक बड़ा सा ग्लैंड हो गया, ठीक है, जो एक संख्या में एक होता है और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे रहता है, ठीक है। और यहाँ से जो लिक्विड निकलता है उसे क्या कहेंगे, प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहेंगे। प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है मिल्की कलर का होता है, इसमें सिट्रिक एसिड है इसीलिए एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जिंक, फॉस्फोलिपिड, फाइब्रोलाइसिन जैसे केमिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, यही ना। तो इनको लिखना है, लिख लो, हेडिंग करके लिख लो।